गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 11th चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाएं का आगे का अध्ययन करेंगे। जैविक कार्य एवं अपक्षय। जैविक अपक्षय जीवों में जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। केंचुओं, दीमकों, चूहों, कृंतकों इत्यादि जैसे जीवों द्वारा बिल खोदने एवं बेंजिंग फान के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है, जिससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए अनावृत सतह में नमी एवं हवा की वेदन में सहायता मिलती है। मानव भी वनस्पतियां को अस्त व्यस्त कर खेत जोतकर मिट्टी में कृषि करके धरातली पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें से नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधों एवं पशुओं के पदार्थ ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिससे कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों को जड़ें धरातल की पदार्थ का जबरदस्त दबाव डालती हैं तथा उनकी यांत्रिक ढंग से तोड़कर अलग अलग कर देती हैं। अपक्षय के विशेष प्रभाव अपशल्कन इसकी व्यस्त पहले ही भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं, तापीय संकुचन एवं फैलाव तथा लवण अपक्षय के अंतर्गत हो चुकी है। अपशल्कन एक परिणाम है, प्रक्रियाएं नहीं। शेल या आधार शेल के ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित या पत्रकन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है। अपशल्कन आभारित करत एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपशल्कन गुंबद एवं टार्स क्रमशः अभारितीकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होते हैं। अपक्षय का महत्व। अपक्षय प्रक्रियाएं शेलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं, अपितु अपरदन एवं बृहत संचलन के लिए भी उत्तरदायी होती हैं। जैसे जैव मात्रा एवं जैव विविधता प्रमुख वनस्पति की देन है तथा वन अपक्षयी प्रवार को गहराई तक निर्भर करता है। प्रवार की गहराई पर निर्भर करता है। यदि शेलों का अपक्षय न हो तो अपरदन का कोई महत्व नहीं होता। इसका अर्थ है कि अपक्षय बृहत क्षरण, अपरदन उच्चावच के लघुकरण की में सहायक होता है एवं असलाकृतियां अपरदन का परिणाम है। शेलों की अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे लोहा, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, तांबा की अयस्कों की समृद्धीकरण एवं संकेंद्रण में यह सहायक होता है। अपक्षय मृदा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब सेलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक तथा भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष प्रकार की अपक्षय की बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण अपर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उसका दोहन, प्रक्रमण व शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसी को समृद्धीकरण कहते हैं। तो समृद्धीकरण से क्या अभिप्राय है, तो इसको अंडरलाइन कर लें। वृहत संचलन के अंतर्गत वे सभी संचलन आते हैं जिसमें सेलों का वृहद
मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव के कारण ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु, जल, हिम ही अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल या हिम ले जाते हैं। वृहद मलबे की संचलन गति मंद से तीव्र हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों की छिछली से गहरे स्तंभ प्रभावित होते हैं, जिनके अंतर्गत विसर्पण, बहाव, स्खलन तथा पतन सम्मिलित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आधार, शेल एवं अपक्षय से पैदा सभी पदार्थों पर अपना प्रभाव डालता है। यद्यपि बृहद संचलन के लिए अपक्षय अनिवार्य नहीं, परंतु यह इसे बढ़ावा देता है। बृहद संचलन अपक्षित ढालों पर अपक्षित पदार्थों की अपेक्षा बहुत अधिक सक्रिय रहता है। बृहद संचलन में गुरुत्वाकर्षण शक्ति सहायक होती है तथा कोई भी भू आकृतिक कारक जैसे प्रवाहित जल, हिमानी वायु, लहरें एवं धाराएं बृहद संचलन की प्रक्रिया में सीधे रूप से सम्मिलित नहीं होते। इसका अर्थ है कि बृहद संचलन अपरदन के अंदर नहीं आता। यद्यपि पदार्थों का संचलन गुरुत्वाकर्षण की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है, ढाल पर पदार्थ बाधक बलों के प्रति अपना प्रतिरोध प्रस्तुत करते हैं एवं तभी असफल होते हैं। जब बल पदार्थ के अपरूपण प्रतिरोध से महातर होते हैं, असंबद्ध कमजोर पदार्थ छिछले संस्तर वाले शैले, भ्रंश, तीव्रता से झुके हुए संस्तर, खड़े भृंगु या तीव्र ढाल, पर्याप्त वर्षा, मूसलाधार वर्षा, वनस्पति का अभाव बृहद संचलन में सहायक होते हैं। बृहद संचलन की प्रक्रिया के कई कारक होते हैं। वे इस प्रकार है: प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों के द्वारा ऊपर के पदार्थ की टिकने के आधार पर हटाना। दूसरा, ढालों की प्रवणता एवं ऊंचाई में वृद्धि। तीसरा, पदार्थ की प्राकृतिक अथवा कृत्रिम भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। चौथा है अत्यधिक वर्षा, संतृप्ति एवं ढाल के पदार्थ के स्नेहन द्वारा उत्पन्न अतिभार। मूल ढाल को सतह पर से पदार्थ के या भार का हटना, भूकंप आना, विस्फोट या मशीनों का कंपन, अत्यधिक प्राकृतिक रिसाव, झीलों, जलाशयों, नदियों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे के जल का मंद गति से बहना, प्राकृतिक वनस्पति का अंधाधुंध विनाश। संचलन के निम्न 3 रूप होते हैं: अनुप्रस्थ विस्थापन, तुषार वृद्धि या अन्य कारणों से मृदा का अनुप्रस्थ विस्थापन, प्रवाह स्खलन, भूस्खलन। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र एवं अवगम्य संचलन है। इसमें अस्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। असंलग्न वृहद का आकार एवं आकृति शेल की अनिरंतरता की प्रकृति, वर्ण का अंश तथा ढाल की ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। इस वर्ग में पदार्थ की संचलन के प्रकार के आधार पर वर्ग में कई प्रकार की स्खलन पहचाने जा सकते हैं। ढाल जिस पर संचलन होता है के संदर्भ में पश्च आवर्तन के साथ शेल मलबा की एक या कई इकाइयों के फिसलन को अपघर्षण कहते हैं। पृथ्वी के पिंड की पश्च आवर्तन के बिना मलबा का तीव्र लोटन या स्खलन मलबा स्खलन कहलाता है। मलबा स्खलन के खड़े या प्रलंबी फलक में मिट्टी मलबा का प्राय स्वतंत्र पतन होता है। संस्तर जोड़ या भ्रंश के नीचे पृथक शैलें वृहद के स्खलन को शेल स्खलन कहते हैं। तीव्र ढाल पर शेल स्खलन बहुत तीव्र एवं विध्वंसक होता है। चित्र 6.3 के तीव्र ढाल पर भूस्खलन को खरोंच दर्शाया है। तीव्र नती संस्तरण तल जैसे अनिरंतरताओं के सारे स्खलन
एक समतलीय पाद के रूप में घटित होता है। किसी तीव्र ढाल के सहारे शेल खंडों का ढाल से दूरी रखते हुए स्वतंत्र रूप से गिरना शेल पतन कहलाता है। शेल पतन शेलों की फलक की उथले संस्तर से होता है, जो इसे शेल स्खलन से अलग करता है। बृहद संक्षरण एवं बृहद संचलन में से आपके अनुसार कौन सी शब्दावली अधिक उपयुक्त है एवं क्यों? क्यों मृदा स्फुरण के तीव्र प्रवाह संचलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है? ऐसा क्यों हो सकता है? हमारे देश में मलबा अपघात एवं भूस्खलन हिमालय में प्राय घटित होते हैं। इसके अनेक कारण हैं। पहला, हिमालय विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय है। यह अधिकांश परतदार सेलों और असंगठित एवं अर्ध संगठित पदार्थों से बना हुआ है। इसकी ढाल मध्यम न होकर तीव्र है। हिमालय की तुलना में तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की सीमा बनाता हुआ नीलगिरी एवं पश्चिमी तट की किनारे पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत विवर्तनिक दृष्टि से अधिक अस्थायी है तथा बहुत कठोर शैल से निर्मित है। परंतु अब इस पहाड़ी की मलबा अवदान एवं भूस्खलन होते रहते हैं। यद्यपि इसकी बारंबारता उतनी नहीं जितनी कि हिमालय में, क्योंकि पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी में ढाल खड़े एवं भृंगु एवं कगार के साथ तीव्रतर हैं। तापक्रम में परिवर्तन एवं ताप परिसर के कारण यांत्रिक अपेक्षा सुस्पष्ट होता है। वहाँ लघु अवधि में अधिक वर्षा होती है, अतः इन स्थानों में भूस्खलन मलबा अवधान की साथ साथ प्राय सीधे शेल प्रवर्तन होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर हैं कुछ, उनको आपको करना है। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, उनको आप करेंगी। धन्यवाद।